हाय दोस्तों, माय ऑनलाइन प्रेप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। आपकी मेहनत को सफलता की मुकाम तक पहुंचाने के लिए माय ऑनलाइन प्रेप मंथली वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज लेके आई है, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जून मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में पहला है, देश में बिहार चौथे स्थान पर मछली उत्पादन में। बिहार अब देश में चौथे स्थान पर मछली उत्पादन में पहुंच गया है। 10 जून 2022 को बिहार के ऊर्जा एवं योजना विकास मंत्री एवं योजना परिषद के उपाध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने जानकारी दी कि मछली उत्पादन में बिहार देश भर में चौथा स्थान पे पहुंच गया है। पहले स्थान पे कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। अब चौथे स्थान पे कौन पहुंच गया है? बिहार। 2007-8 में राज्य जहां सालाना 2.88 लाख टन मछली का उत्पादन करता था, जो 2020-21 में बढ़कर 7.62 लाख टन पहुंच गया है। और बिहार में सबसे अधिक मछली का उत्पादन कहाँ होता है? पहला स्थान किसका है? तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का। सबसे ज्यादा बिहार में मधुबनी जिला में जो मछली का उत्पादन होता है। दूसरा दरभंगा जिला। विश्व में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन कहाँ होता है? चाइना। बिहार का क्या स्थान है? सॉरी, इंडिया का दूसरा स्थान पे इंडिया है विश्व में सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पे जो है मछली का उत्पादन होता है। बिहार में चौथे स्थान पे, आंध्र प्रदेश पहला, और बिहार में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे दरभंगा का स्थान है। अब कितना लाख टन मछली का उत्पादन करता है? 7.62 लाख टन का मछली उत्पादन 2020-21 में हुआ है बिहार में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अब बिहार के खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को जीआई टैग मिलेगा। ये जो है ये मिठाइयां हैं, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। जैसे खुरमा जो है भोजपुर आरा के इलाका में खुरमा प्रसिद्ध है, तिलकुट गया का, और बालूशाही जो है सीतामढ़ी में फेमस है। इसको जो है जीआई टैग मिलेगा। बिहार के कृषि उत्पादों के बाद अब खुरमा, तिलकुट और बालूशाही जैसी मिठाइयों को जीआई टैग दिलाने की पहल की जाएगी। कृषि उत्पादों के बाद अब राज्य की स्वादिष्ट मिठाइयों को भी ग्लोबल पहचान मिलेगी। भोजपुर का खुरमा, गया का प्रसिद्ध तिलकुट और सीतामढ़ी की बालूशाही को भी जीआई टैग दिलाने की पहल होगी। जीआई टैग दोस्तों, ये एक जीआई के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये एक प्रकार का लेबल होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान के लिए दी जाती है। ऐसा प्रोडक्ट जिसकी विशेषता या फिर नाम खास तौर से प्रकृति और मानवीय कारकों पर निर्भर करता है। जीआई एक्ट कब बना? जीआई एक्ट कानून कब बना? 2003 में। पहला जीआई टैग किसको मिला? दार्जिलिंग टी को, दार्जिलिंग के चाय पत्ती को पहला जो है जीआई टैग मिला। बिहार में अब तक कितने जीआई टैग मिल चुके हैं? तो पहला है भागलपुरी जर्दालू आम को मिला है पहला, दूसरा है कतरनी चावल को, राइस को, तीसरा मगही पान को, चौथा स्याही लीची को, पांचवा मधुबनी पेंटिंग को, छठा पिपली वर्क को। 6 को जीआई टैग मिल चुका है। अब ये 3 मिठाइयों को जीआई टैग देने की तैयारी चल रही है, खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को। इसकी जो पहल है नाबार्ड ने शुरू की है। नाबार्ड, इसकी पहल जो है नाबार्ड ने शुरू की है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या था दोस्तों? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। किस कमेटी के सिफारिश पे? शिवरमन कमेटी की सिफारिश पे। शिवरमन कमेटी के सिफारिश पे जो है नाबार्ड की स्थापना हुई। ठीक है। अब पहले इन मिठाइयों को विशेषताओं, उनके स्रोतों की जानकारी नाबार्ड लेगा और इसके बाद उत्पादकों के इसके लिए आवेदन करने को कहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, गांधी सेतु देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज। महात्मा गांधी सेतु पटना से वैशाली जिला को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उत्तर दक्षिण दिशा में बना एक पुल है, और ये उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का जीवन रेखा है ये पुल। और इससे पहले ये पुल जो है सीमेंट का बना हुआ था, सीमेंट का बना हुआ था, जिसका उद्घाटन 1982 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री जगन्नाथ मिश्रा जी थे। और 7 जून 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग नितिन गडकरी, राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने पूर्वी छोर का उद्घाटन किया। पटना से उत्तर बिहार के लिए जीवन रेखा बनेगा यह पुल। यह सीमेंट के बजाय स्टील से बना हुआ है। यह पुल देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज है और इसकी जो लंबाई जो है 5.6 किलोमीटर लंबा है
और यह पुल जो है दोस्तों नेशनल हाईवे 19 का हिस्सा है, 19 का हिस्सा है, इसको याद रखिएगा। इस पुल के निर्माण में 67,000 टन लोहा लग चुका है। इंपॉर्टेंट है एमएसएमई पुरस्कार 2022, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज पुरस्कार 2022 में पहला पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? फर्स्ट ओडिशा को, बिहार को पहली बार द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है, सेकंड पुरस्कार एमएसएमई पुरस्कार 2022। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। बिहार को पहली बार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में राज्य एमएसएमई अवार्ड्स, राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड्स 2022 का द्वितीय पुरस्कार हासिल हुआ है। बिहार के उद्योग विभाग की तरफ से यह पुरस्कार उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंडिक जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों दिल्ली में विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में हासिल किया। एमएसएमई ये देश के जीडीपी, एमएसएमई सेक्टर देश के जीडीपी में 29% का योगदान है और देश में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई का जो नया डिफिनीशन है टर्नओवर, माइक्रो सूक्ष्म का में कौन कौन से उद्योग आएंगे? जिसका सालाना इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हो और टर्नओवर 5 करोड़ रुपया हो, वे माइक्रो में आएंगे, लघु सूक्ष्म उद्योग में। और स्मॉल उद्योग में जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का हो सालाना और टर्नओवर 50 करोड़ का हो, वे स्मॉल इंटरप्राइजेस में आएंगे। और मीडियम में जिनका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ हो और टर्नओवर 250 करोड़ हो, वे आएंगे मीडियम इंटरप्राइजेज में। इसको याद रखिएगा। बिहार के उद्योग मंत्री श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी ने बताया कि बिहार का औद्योगिकरण काफी हद तक एमएसएमई क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि पिछले 150 वर्षों में प्राप्त 36,000 करोड़ रुपया का अधिकांश निवेश जो है एमएसएमई क्षेत्र से आया है। 150 वर्षों में बिहार में 36,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो हुआ है एमएसएमई क्षेत्र सेक्टर में हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बिहार के 9 स्टेशनों समेत ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे के 12 रेलवे स्टेशन बनेंगे विश्व स्तरीय। कुल कितने रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है। नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है? दक्षिण तट सॉदर्न कोस्ट, जिसका मुख्यालय कहां है? वाइजैक, विशाखापट्टनम 2019 में बना है। कुल 18 रेलवे जोन है और कोलकाता में मेट्रो जोन को लगा के कुल 19 रेलवे जोन हो जाते हैं। इसको भी याद रखिएगा, कोलकाता समेत। और जिसमें 9 स्टेशन बिहार के और कुल पूर्व मध्य रेलवे के 12 रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की घोषणा की गई है। पूर्व मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर कहां पे है? याद रखिएगा, हाजीपुर बिहार, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। पूर्व मध्य रेलवे जोन के 12 स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएगी। इसके लिए रेलवे ने स्टेशन पुनर्विकास परियोजना शुरू की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुछ स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में बदला जाएगा। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? आप सबको पता है 1853 में। पहला ट्रेन जो है 16 अप्रैल 1853 को चला था मुंबई और थाने के बीच। इस समय में गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा, डलहौजी। आप सबको पता है डलहौजी इस टाइम में गवर्नर जनरल थे। और इसमें पूर्व मध्य रेलवे के कुल 12 स्टेशनों जैसे कि दानापुर मंडल के राजेंद्र नगर और बक्सर, सोनपुर मंडल के मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और बरौनी, समस्तीपुर मंडल के दरभंगा, सीतामढ़ी, बापूधाम, मोतिहारी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के गया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और धनबाद मंडल के धनबाद और सिंगरौली का जो है चयन किया गया है। इन रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय जो है सुविधाएं इस रेलवे स्टेशन पे बनाया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ओएनजीसी ने बिहार के 2 जिलों में पेट्रोलियम भंडार की खोज की मंजूरी दी। ओएनजीसी ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन 11 महारत्नों में से एक है। महारत्न कंपनियां 11 महारत्न कंपनियों में से जो है एक है। ये अभी लेटेस्ट जो है महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो याद रखिएगा 11वीं जो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पीएफसी।
11वीं महारत्न कंपनियां हैं। ओएनजीसी 11 महारत्न में से एक है। अभी ओएनजीसी की जो पहली महिला चेयरमैन कौन है, अभी जो है ओएनजीसी की जो अध्यक्ष है वो पहली महिला है अभी, क्या नाम है उनका, याद रखिएगा, डॉक्टर अलका मित्तल। डॉक्टर अलका मित्तल वर्तमान में जो है ओएनजीसी की चेयरमैन है और पहली महिला ओएनजीसी की चेयरमैन भी है, डॉक्टर अलका मित्तल, याद रखिएगा। तो ओएनजीसी ने बिहार के 2 जिलों में पेट्रोलियम भंडार की खोज की मंजूरी दी। वो कौन से जिले हैं, तो 6 जून 2022 को बिहार सरकार ने राज्य के समस्तीपुर और बक्सर जिला में, याद रखिएगा, समस्तीपुर और बक्सर जिला में तेल भंडार के अस्तित्व का आकलन करने के लिए ओएनजीसी के पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस पीआईएल को मंजूरी दी है। समस्तीपुर में 308.32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में तेल का होना है, अत्याधुनिक तकनीक से खोज किया जाएगा। साथ ही 52.13 वर्ग किलोमीटर बक्सर पेट्रोलियम उत्पाद जो है खोजा जाएगा। उल्लेखनीय है, पूर्व में बिहार के कुछ हिस्सों में तेल के भंडार में खोज की गई थी, लेकिन कोई व्यावसायिक सफलता नहीं मिली थी। हालांकि इसके आगे की खोज के लिए बहुमूल्य भूवैज्ञानिक जानकारी एकत्र करने में मदद मिली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्लग एंड प्ले। सरकार की पहल है, बिहार सरकार की, जिसमें बिहार के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्लग एंड प्ले योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत प्लग एंड प्ले प्री फैब्रिकेटेड सेट का निर्माण किया जाएगा। 15 करोड़ की लागत से एक सेट का निर्माण होगा, जहां उद्यमी सिर्फ उपकरण लगाकर फैक्ट्री शुरू करेंगे। बाकी सुविधाएं प्लग एंड प्ले के तहत बिहार सरकार करेगी, जिसमें जमीन से लेकर बिजली और पानी तक का सरकार इंतजाम करेगी। इससे उद्योगों की रफ्तार मिलेगी और राज्य में विकास होगा। प्लग एंड प्ले एक तरह से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है उद्योगों के निर्माण के लिए, जिसमें आपको सिर्फ फैक्ट्री लगाना होगा, बाकी सारा काम जो है प्लग एंड प्ले के तहत जो है सरकार जो है करेगी, जमीन से लेकर पानी तक का। इस योजना के तहत सहकारी कताई मिल में शेड परिसर भागलपुर, बेला औद्योगिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर, हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर, कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र पश्चिमी चंपारण और सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र बीटा का निर्माण जो है प्लग एंड प्ले के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार में 50 साल से अधिक उम्र के पेड़ों की रक्षा करेंगे डीएम। बिहार के जो 50 साल से अधिक उम्र के जो पेड़ हैं उनकी रक्षा करेंगे डीएम। ऐसा जो फैसला जो है बिहार राज्य के मुख्य सचिव अमीर सुहानी जी ने किया है। इन्होंने सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर बिहार के धरोहर वृक्षों को संरक्षित करने का निर्देश दिया है। बिहार की विरासत में 50 वर्ष से अधिक उम्र के सभी प्रकार के पुराने पेड़ जो है इसमें शामिल है। और बिहार का जो राजकीय वृक्ष है क्या है, पीपल का पेड़ राजकीय वृक्ष है, जो है स्टेट ट्री है। और भारत का कौन सा है, बरगद का पेड़ जो है राष्ट्रीय वृक्ष है, इसको भी याद रखिएगा। मुख्य सचिव जी ने जिला कलेक्टरों से बिहार हेरिटेज ट्री ऐप के माध्यम से प्रदेश के विरासत वृक्षों से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने का अनुरोध किया है और साथ ही उन पेड़ों के संरक्षण के लिए आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई करने की भी बात की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, सविता बनी पहली महिला साइक्लिस्ट, पहुंची सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला। लद्दाख में स्थित है उमलिंगला, जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है, जिस पर जो है साइकिल से ही पहुंच गई है। और ये ऐसा करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट है सविता, जो छपरा जिला की रहने वाली है। छपरा की साइकिलिस्ट सविता महतो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है। यहां तक पहुंचने के लिए वह रोथनला, बरलाचल, नाकिला, लाचुनला, तनलंगला और नोरबुल्ला को पार करते हुए उमलिंगला के पास पहुंची है। सविता महतो ने यह यात्रा नई दिल्ली से शुरू की है, 5 जून को शुरू की है और 28 जून को यह वहां पे पहुंच गई है। इस यात्रा को रोडिक ने स्पॉन्सर किया। रोडिक एक एनजीओ है जिसने स्पॉन्सर किया उमलिंगला, इस रोड को किसने बनाया, BRO ने। आप देख सकते हैं BRO यहां लिखा भी हुआ है, BRO वेलकम्स हाईएस्ट। BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये जो है जितने भी सीमावर्ती देश है उस पे जो है BRO जो है रोड बनाती है। BRO किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कंफ्यूज मत करिएगा। बहुत लोग इसको जो है समझ रहे होंगे कि ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है कि नहीं, ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत।
वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, आप सबको पता है, श्री अमित शाह। श्री अमित शाह जो है मोटा भाई अभी जो है होम मिनिस्टर हैं, ठीक है। इससे पहले 2000 में बीआरओ ने ये रोड बनाया था, जिसके बाद 2021 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया है, और ये लद्दाख जिला में है, और दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क है उमलिंगला, जिसको बिहार के रहने वाली सविता जो है दिल्ली से वहां पर जो है साइकिल से ही पहुंच गई है, और ऐसा करने वाला वो पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार के 5 जिलों में लगेंगे प्रीपेड मीटर। 16 जून 2022 को बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्थापना के लिए बिजली कंपनी और सुरक्षित मीटर के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जो हस्ताक्षर किया गया। MOU के तहत 30 महीनों में उत्तर बिहार के 5 जिलों सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में 26 लाख प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। राज्य के बिजली मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए यह देश का अब तक का सबसे बड़ा समझौता है। उन्होंने कहा कि बिहार में अब तक 8.39 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर लगाने के लिए सुरक्षित मीटरों के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। बिहार के 5 जिलों में कौन कौन से जिले, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में 30 महीने में के भीतर जो है यहाँ पे जो है सभी घरों में जो है स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है, गिद्धेश्वर पर्वत पर मिले पुरातात्विक अवशेष। दक्षिण बिहार में स्थित गिद्धेश्वर पर्वत जमुई जिला में स्थित है। पुरातात्विक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहां घने जंगली और पर्वतीय क्षेत्रों में प्राग ऐतिहासिक, प्राग प्री हिस्टोरिक किसे कहते हैं, जब मानव का अस्तित्व था मगर लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था, उसे प्री हिस्टोरिक काल कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। और विश्व इतिहास में लेखन कला का आरंभ सबसे पहले मेसोपोटामिया सभ्यता को माना जाता है, जहां लगभग 3200 ईसा पूर्व में जो है यहाँ पे लेखन कला का आविष्कार हुआ था। और ऐतिहासिक जो है ऐतिहासिक काल के अलावा दूसरे स्थानों से प्राचीन काल के साक्ष्य मिल चुके हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण को भगवान महावीर की जन्मस्थली लच्छूर कहाँ है, जमुई जिला में। यहाँ बहुत बड़ा जो है जैन मंदिर भी है। कुछ जैनिज जो है इसको भगवान महावीर की जन्मस्थली लच्छूर को मानते हैं, जबकि भगवान महावीर का जो जन्मस्थल है वो कहाँ है, कुंडग्राम और वैशाली। कुंडग्राम वैशाली में बिहार में स्थित है, कुंडग्राम स्थान है वैशाली जिला में। वहां पे भगवान महावीर की जन्मस्थली को माना जाता है, मगर कुछ जैनिज लच्छूर जमुई को मानते हैं भगवान महावीर की जन्मस्थली। गिद्धेश्वर पर्वत की चट्टानों में प्राचीन मानव की सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमाण मिले हैं। गिद्धेश्वर से खोज से मिले पुरातात्विक अवशेष प्रागैतिहासिक काल के बताए जाते हैं। जमुई जिला में स्थित गिद्धेश्वर पर्वत के घने जंगलों की पुरातत्व जांच डॉक्टर रवि शंकर गुप्ता के निर्देशन में पटना में बिहार संग्रहालय द्वारा की जा रही है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि गिद्धेश्वर पर्वतमाला में बहुत बड़े शिलाश्रय हैं, जिनमें अनेक शिला चित्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और भारत में प्राचीन मानव का पहला साक्ष्य कहां प्राप्त हुआ, बताइए आप सब लोग। नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी के पास जो है भारत में प्राचीन मानव का पहला साक्ष्य मिला था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार में विलुप्त होने के कगार पर थारू और सुरजापुरी भाषाएं। ये दोनों भाषाएं जो है बिहार में जो है बोली जाती है, और वे जो है विलुप्त होने के कगार पे हैं। आप सबको पता है बिहार पूर्णतः हिंदी भाषी राज्य है। इसकी आधिकारिक भाषा हिंदी है और उर्दू है, इसको भी याद रखिएगा। दो इसकी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है बिहार की, हिंदी और उर्दू। हिंदी भाषा के अलावा यहाँ मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका, वजिका, संथाली, मुंडारी, थारू, सुरजापुरी आदि बोलियां बोली जाती है। मैथिली भाषा को भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 8 लिस्ट में जो है 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत जो है शामिल किया गया था। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, टोटल 22 भाषाएं हैं, जिसमें बिहार के जो है एकमात्र भाषा मैथिली है, जिसको 2003 में 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत शामिल किया गया था। ठीक है,
तो बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक विवेक विजय कुमार चौधरी ने 12 जून को जानकारी दी कि बिहार में बोली जाने वाली 2 बोलियां थारू और सुरजापुरी विलुप्त होने के संकट का सामना कर रही है। विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की है यदि इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो ये दोनों भाषाएं भोजपुरी, मैथिली, हिंदी और बांग्ला जो है विलीन हो जाएगी। थारू भाषा जो भोजपुरी और मैथिली के मेल से बनी है और थारू समुदाय द्वारा जो है मुख्य रूप से पश्चिमी और पूर्वी चंपारण जिले में बोली जाती है। और सुरजापुरी भाषा बांग्ला, मैथिली और हिंदी के मेल से बनी है। इसके वक्ता मुख्य रूप से राज्य के किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया जिले में रहते हैं। थारू भाषा जो है भोजपुरी और मैथिली के मेल से बनी है और इस पश्चिमी और पूर्वी चंपारण जिलों में बोली जाती है थारू भाषा। और सुरजापुरी भाषा कहाँ बोली जाती है? ये जो बोली जाती है किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया जिले में, सीमावर्ती राज्यों जिलों में बोली जाती है। इसीलिए इस भाषा को क्या बोला जाता है? किशनगंजिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, पटना में जेपी गंगा पथ के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। 24 जून 2022 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मुंबई में मरीना ड्राइव की तर्ज पर पटना में जेपी गंगा पथ के पहले चरण का उद्घाटन किया है। पथ निर्माण के डीजीएम अरुण कुमार ने बताया कि दीघा घाट से दीदारगंज घाट तक सड़क की जो लंबाई जो है 20.5 किलोमीटर लंबा है और उसकी जो कीमत है 3,831 करोड़ रुपये लगे हैं इसके पहले चरण को बनाने में। जेपी गंगा पथ का उद्घाटन के साथ ही 1.5 घंटे का सफर अब महज 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। इससे उत्तर बिहार के लोगों को भी काफी फायदा होगा। ये पहला चरण है। दूसरा चरण जो है इसको जो है गाय घाट पटना में मिलाया जा रहा है, गाय घाट पटना में जेपी गंगा। और एक तरह से ये टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन चुका है बिहार का और ये मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर इसको बनाया गया है और इसकी जो लंबाई है 20.5 किलोमीटर लंबा है और इसकी जो कीमत है 3,831 करोड़ रुपया खर्च हुए हैं। इसकी जो पहले चरण का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कब किया? 24 जून 2022 को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार के बाग में उगाएंगे मसाले। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के कदम उठाते हुए बगीचों में जो है मसालों की खेती करने की योजना बनाई है जिससे किसानों की आय दुगुनी हो। एकीकृत कृषि योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विभाग ने इस पर काम शुरू भी कर दिया है और बगीचा में जो उपलब्ध खाली भूमि के वास्तविक आंकड़े के आधार पर आवश्यकता का आकलन भी किया गया है। मसालों की खेती इस साल प्रयोग के तौर पर शुरू होगी। इसके लिए ओला, अदरक और हल्दी को चुना है, बाद में अन्य का किया जाएगा। इनकी खेती अब प्रदेश के शुरुआत में 12 जिलों के बगीचों में की जाएगी। वे जिला हैं वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, खगड़िया और भागलपुर है। बाद में इसकी सफलता को देखते हुए बाकी जिलों में इसका जो है विस्तार किया जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा केरला में जो है मसालों का उत्पादन होता है, इसीलिए केरला को जो है क्या बोला जाता है? मसालों का बगीचा कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और विश्व में सबसे ज्यादा मसालों का प्रोडक्शन और एक्सपोर्टर कौन सा है? उत्पादन और सबसे ज्यादा निर्यात कौन करता है? तो भारत अपना इंडिया जो है सबसे ज्यादा मसालों का जो है उत्पादन और निर्यातक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, गेहूं धान खरीद पर किसानों को 10,000 रुपये की गारंटी की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार के किसानों को गेहूं और धान की खरीद पर 10,000 करोड़ रुपया की गारंटी देने की निर्णय की मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में गेहूं और धान की खरीद के लिए 10,000 करोड़ रुपया की गारंटी देगी। यह गारंटी वाणिज्यिक बैंकों, नाबार्ड जैसे संस्थाओं से उधार लेने पर दी जाएगी। इंपॉर्टेंट है, बिहार रेत खनन नीति 2019 में संशोधन। नया नीति 2019 में बना था बिहार रेत खनन नीति, उसमें संशोधन किया गया है 2022 में। इस नीति के तहत बिहार राज्य ने खान और भू विज्ञान विभाग के तहत रेत खनन नीति 2019 में संशोधन किया है और अब प्रदेश के डीएम सभी चिन्हित बालू घाटों का आगामी 5 वर्ष तक ई नीलामी स्वनिविदा के माध्यम से बंदोबस्त करेंगे और बालू घाटों के बंदोबस्त शुल्क में जो है पिछले वर्ष की तुलना में 50% की वृद्धि की गई है। इससे अवैध खनन पर अंकुश लगाने और रेत की उपलब्धता के साथ साथ
सरकार को राजस्व उत्पन्न करने के लिए निर्माण गतिविधियां भी मदद मिलेगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिलों में खनिज सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया था और रिपोर्ट के आधार पर जिला में बालू घाटों का बंदोबस्त करने को कहा था। इसी को देखते हुए बिहार रेत खनन नीति 2019 में संशोधन किया गया। उसके बाद विभाग ने सभी जिलों की रिपोर्ट तैयार की, जिसमें बालू की उपलब्धता से लेकर अन्य मामलों का पूरा खाका तैयार किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार के प्रत्येक जिलों में ट्रैफिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है। परिवहन विभाग के द्वारा बिहार के सड़क हादसों को कम करने के लिए ये पहल शुरू की गई है। युवाओं और बच्चों को जो इसकी जानकारी देने के लिए परिवहन विभाग ने हाल में राज्य के सभी जिलों में अस्थायी यातायात पार्क स्थापित करने का नियम जारी किया गया है। इसके लिए पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क से राज्य के हर जिले में एक अस्थायी पार्क ट्रैफिक पार्क बनाने की कार्यवाही शुरू हो गई है और इस ट्रैफिक पार्क में बच्चों और युवाओं को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक पार्क में सड़क, छोटे फुट ओवर ब्रिज, डमी बिल्डिंग, प्रोजेक्टर, साउंड सिस्टम, ट्रैफिक पार्क में सड़क के किनारे ट्रैफिक सिग्नल, जेब्रा क्रॉसिंग, यू टर्न, छोटे फुट ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। पार्क में स्कूल बस आदि का डमी निर्माण, लैंप पोस्ट और लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही अलग प्रवेश जैसे साइनेज और सड़क सुरक्षा की कक्षाओं के लिए निकास सुविधाएं द्वारा और प्रोजेक्टर उपलब्ध होंगे इस ट्रैफिक पार्क में। एक तरह से ये अत्याधुनिक पार्क होगा जिसमें ट्रैफिक नियमों की सारी जानकारी होगी और इसमें बच्चों और युवाओं को जो है इस ट्रैफिक पार्क के माध्यम से जो है उनको जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार में राज्य बांध सुरक्षा संगठन एसडीएसओ का गठन किया गया है। हाल ही में बिहार के बांध और बैराजों के रखरखाव और सुरक्षा के लिए एक राज्य बांध सुरक्षा संगठन का गठन किया गया है। इसके लिए जल संसाधन विभाग ने केंद्रीय डिजाइन अनुसंधान और गुणवत्ता डिजाइन के मुख्य अभियंता के नेतृत्व में 56 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम बनाई है। एसडीएसओ का काम है राज्य में 27 बांध और 5 प्रमुख बैराजों का निरीक्षण, रखरखाव और निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है एसडीएसओ को। भारत में जो बिहार में सबसे बड़ा डैम कौन सा है? बिहार में सबसे बड़ा डैम कौन सा है? याद रखिएगा, इंद्रपुरी डैम। इंद्रपुरी डैम कहां पे है? रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, रोहतास जिला में है और ये बिहार का सबसे बड़ा डैम के साथ साथ ये विश्व का चौथा नंबर का सबसे बड़ा डैम है। विश्व का 4th लार्जेस्ट डैम है ये इंद्रपुरी डैम, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आईटीआई के छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। 28 जून 2022 को बिहार के श्रम संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र मिश्रा जी द्वारा निजी आईटीआई के लगभग 2 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्रदान करने के संबंध में एक आदेश जारी किया गया था। केंद्र सरकार के आदेश के बाद राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी नहीं होने के कारण आईटीआई के छात्र जो है छात्रवृत्ति से वंचित रहे थे। इसको संज्ञान में लेते हुए बिहार सरकार ने घोषणा की है कि निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बिहार के 2 लाख आईटीआई छात्रों को अब छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा निजी आईटीआई में पढ़ने वाले 2 लाख छात्रों को इंजीनियरिंग ट्रेड में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 10,400 रुपया और गैर इंजीनियरिंग छात्रों के लिए 8,480 रुपया की छात्रवृत्ति की राशि होगी। शेष शुल्क राशि छात्रवृत्ति के रूप में केंद्र सरकार जो है वहन करेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार कपड़ा और चमड़ा नीति 2022 शुरू की गई है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा घोषणा किया गया है बिहार कपड़ा और चमड़ा नीति। इसके अंतर्गत बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना कन्वेंशन बिल्डिंग में इन्वेस्टर मीट कम बिहार टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2022 का शुभारंभ किया और इन्होंने कहा कि नई नीति से बिहार में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को काफी फायदा मिलेगा। उन्होंने बहुत सारे जो है प्रोत्साहन पैकेज का भी घोषणा किया है और राज्य जल्द ही देश का एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा। और आपको सबको पता है कि एमएसएमई पुरस्कार जो है बिहार को जो है 2022 में जो है पहली बार मिला है और बिहार ने स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क भी पूर्णतः समाप्त कर दिया है औद्योगिक क्षेत्रों के जो है जमीन के लिए, जिससे जो है औद्योगिक इन्वेस्टर को जो है सस्ती जमीन मिले और राज्य में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे और जिससे जो है राज्य का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नीति का मुख्य उद्देश्य है देश में घरेलू और वैश्विक निवेशकों के लिए बिहार को एक प्रमुख संभावित निवेश केंद्र के रूप में विकसित करना और कपड़ा और चमड़ा व्यवसाय शुरू करने वाले जो उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर है, को विभिन्न प्रकार को प्रोत्साहन भी प्रदान करना है, इस नीति का उद्देश्य है। होप आपको यह वीडियो अच्छे लगे होंगे। इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे।
आप हमें कमेंट्स और फीडबैक जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।